हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर्स कॉपी। तो आज हम देखेंगे रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग की यूनिट थर्ड, पंचायती राज एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम आज पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे पंचायती राज क्या होता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसी होती है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की इमरजेंस क्या है और ग्रोथ क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इंडिया में, पीपल एंड पंचायती राज क्या होता है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या है रूरल फाइनेंस का, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, कंसेप्ट क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो चलिए धीरे शुरू करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। स्ट्रक्चर क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इंडिया में। तो इसको हम काउंसिल ऑफ 5 ऑफिशियल भी बोलते हैं कि इसमें 5 ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जो काउंसिल में मिलकर काम कर रहे होते हैं। ये एक तरह का सिस्टम है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलाता है गांव में। ये कंसिस्ट करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसकी वजह से सेल्फ गवर्नमेंट जो गांव की वो मानी जाती है। ये पीआरआई का मेन फोकस होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल जस्टिस में और गवर्नमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। पार्ट 10 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पंचायत को एड्रेस कर रहा होता है। अब उन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में जहाँ पे 2 मिलियन से ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे 3 लेवल की पीआरआई होती है। पहली ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पर काम करती है, दूसरी है पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर काम करती है, तीसरी है जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। तो अब एक एक करके देख लेते हैं। ग्राम पंचायत हमारी विलेज लेवल पर काम करती है। ये हमारी बेसिक लेवल होती है पंचायती राज में। इसमें हम कंस्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करते हैं वोटर्स के बेस पे। हर कंस्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है लोकल गवर्नेंस कैसे करनी है और जो ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट कैसे करनी है। दूसरा आता है पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे काम कर रहा होता है। ये इंटरमीडिएट का होता है जो ब्लॉक या फिर तहसील को कवर करे। इसमें हमारे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ग्राम पंचायत से होते हैं जो एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करें, प्रोग्राम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और बाकी का जो वेलफेयर का काम है ब्लॉक लेवल पे कैसे करना है वो सब वो करते हैं। तीसरा होता है जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा होता है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। ये हमारी इलेक्टेड बॉडी होती है जो पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कोऑर्डिनेट करती है और सुपरवाइज करती है जो भी फंक्शंस हैं। एक की रोल प्ले करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग्स के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंचायती राज के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। पहला कि असिस्टेंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोग हैं उनको असिस्टेंस मिल जाएगी। दूसरा है कोहेशन एंड कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प इन द कम्युनिटी, कि से जो सेल्फ हेल्प वाले हैं उनकी कम्युनिटी में वो कोऑपरेट करें और कोहेशन बनाए के रखें। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, कि जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है उनका डेवलपमेंट हो लोकल रिसोर्सेज का जिसमें कि मैन पावर का यूटिलाइजेशन हो सके। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी है प्लानिंग के अंदर। प्रोग्रेसिव डिस्पर्जल हो अथॉरिटीज़ का, कि एक गति में प्रगति हो, अथॉरिटी बढ़ती चली जाए और जो इसका इनिशिएट हो बहुत वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हो। जिसका स्पेशल एम्फोसाइज क्या करता है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। प्रमोशन हो रूरल इंडस्ट्रीज का, अंडरस्टैंडिंग हो और हार्मनी हो लोगों के बीच में जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर जो पब्लिक सर्वेंट है जहाँ से वो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग या एजुकेशन ले रहे हैं और उन्हें अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से पता हो। तो चलिए आगे देखते हैं फिलोसफी ऑफ पंचायत राज। फिलोसफी क्या है पंचायत राज की। तो पंचायत राज की डीपली रूटेड इन रूरल इंडियन ट्रेडिशन, कि इसकी जो जड़ें हैं पंचायत राज की वो बहुत ही गहरी हैं, मतलब कि बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये एक तरह का सिस्टम होता है सेल्फ गवर्नेंस का विलेज लेवल पे, कि खुद ही गवर्न करना है हमें किसी और का फैसला नहीं सुनना, हम अपना फैसला खुद लेंगे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन व्हीकल्स फॉर सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक व्हीकल की तरह काम करता है जिससे कि हम सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। फंक्शनिंग डिपेंड करती है कि हमारा जो सिटीजन है
उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, बोथ फीमेल और मेल दोनों इन्वॉल्व हों इसमें। इसका एम होता है कि हर विलेज को हमें स्वतंत्र बनाना है, कि वो रियलाइज कर पाए जो हमारा 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है वो पीपल का पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है, मतलब बढ़ाता है, जिससे कि रूरल रिकंस्ट्रक्शन हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या होती हैं? इसको हम कह सकते हैं एक गांव या फिर क्लस्टर ऑफ विलेजेस, कि कई सारे गांव को मिलके एक वो बन गया हो। मिनिमम इसमें 5 कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं जो वोटर्स नंबर्स पे डिपेंड करती हैं। एक मेंबर हर कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होता है कि वो ग्राम पंचायत फॉर्म कर पाए। ये डेमोक्रेटिक होती है, हर ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन काम कर रहे होते हैं। साइज तो इसका वेरी करता है इंडियन स्टेट में, हर जगह जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे जो वोटर्स का नंबर होगा वो ज़्यादा होगा, जहाँ पे लोग कम होंगे वहाँ वोटर्स का नंबर कम होगा। ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पॉलिटिकल कैबिनेट की तरह एक्ट करते हैं। ग्राम सभा हमारा जनरल बॉडी को सर्व करता है। जो मेंबर इलेक्ट होते हैं ग्राम सभा में वो लोकल पार्टिसिपेशन को इनकरेज करते हैं या प्रमोट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। फंक्शन क्या है ग्राम पंचायत के? पहला है कि प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान्स फॉर विलेज पंचायत एरिया डेवलपमेंट, कि पूरा एक एनुअल प्लान प्रिपेयर करना होता है विलेज पंचायत के लिए कि इसका डेवलपमेंट कैसे होगा। ड्राफ्टिंग एनुअल बजट फॉर द विलेज पंचायत, पूरा लिखते हैं एनुअल बजट्स, मतलब ड्राफ्ट करते हैं विलेज पंचायत के लिए। मोबिलाइजेशन ऑफ रिलीफ्स ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो कैसे मूव करना है एक जगह से दूसरे जगह पे। रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट ऑन पब्लिक प्रॉपर्टीज, जो अवैध जमीन पे हथियार रखी है उसको कैसे छुड़वाना है, उन सब के फैसले होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग वॉलंटरी लेबर्स एंड कंट्रीब्यूशन फॉर कम्युनिटी प्रोजेक्ट, एक ऑर्गेनाइज करते हैं वॉलंटरी लेबर और कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी पर। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए तो उसमें लेबर्स को कैसे काम दिलवाना है और कैसे उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उन सब का ध्यान रखते हैं। मेंटेनेंस फॉर एसेंशियल विलेज स्टैटिस्टिक, मेंटेन करके रखते हैं विलेज की पूरी स्टैटिस्टिक को। सर्विस के कुछ फंक्शन हैं कि एजुकेशन को प्रमोट करना, हेल्थ को, एग्रीकल्चर को। रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन क्या है? वॉइसिंग और रिप्रेजेंटिंग पब्लिक ओपिनियन, कि किसी की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, सबकी आवाज़ का सम्मान होना चाहिए और पब्लिक की ओपिनियन सुननी चाहिए। लास्ट है रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या क्या है? कि ये रेगुलेटिंग कंडक्ट एंड टैक्स कलेक्शन है, कि ये रेगुलरली चलता रहे और टैक्स भी हमारा कलेक्ट होता रहे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या होती है? पंचायत समिति भी हमारी एक रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडी है जो इंटरमीडिएट लेवल पे काम कर रही होती है, तहसील लेवल पे काम कर रही होती है। ये गांव के लिए काम करती है तहसील में और फॉर्म करती है एक डेवलपमेंट ब्लॉक। इसको हम पंचायत ऑफ पंचायत भी बोलते हैं। अब इसमें कॉम्पोजिशन कौन कौन से इंक्लूड करते हैं? पहला होता है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दूसरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम एरिया, अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होगा, एसोसिएट मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत ब्लॉक और जिला परिषद। तो ये सभी मेंबर उसमें आते हैं जो इलेक्ट होते हैं 5 सालों के लिए। जो चेयरमैन उनको चुनता है और डेप्यूटी चेयरमैन। ये क्या करते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है और ग्राम पंचायत है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं और जो दूसरी ग्राम पंचायत होती है उन पे ध्यान रखते हैं और उनको एक सुपरवाइजरी बॉडी की तरह सर्व करते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति के फंक्शंस क्या क्या हैं? पहला है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स इन द ब्लॉक, कि ब्लॉक के अंदर जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको प्लान करना, एग्जीक्यूट करना और सुपरवाइज करना। दूसरा है सुपरविजन ऑफ वर्क्स कैरिड आउट बाय ग्राम पंचायत विद इन इट्स जुरिडिक्शन, कि इनके कंट्रोल में जोन जोन से भी ग्राम पंचायत हैं उसमें जो भी काम हो रहे हैं उनको सुपरवाइज करना।
instilling a spirit of self-help and initiative among people in its area। कि सेल्फ हेल्प की जो स्पिरिट है उसको बढ़ावा देना और लोगों के अंदर इनिशिएट करना कि वो अपनी तरफ से सेल्फ हेल्प की चीज़ को बढ़ाएं अपने एरिया में। वर्किंग टुवर्ड रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद इन इट्स जुरिडिक्शन, कि इनके कंट्रोल में जो सा एरिया आता है वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा पाए, उस चीज़ पर काम करना है। सपोर्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनको इम्प्लीमेंट करने में सपोर्ट करना। ओवरसीइंग वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन वेरियस सेक्टर्स, कि जो भी वेलफेयर का काम है या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं कई सेक्टर्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, एलिमेंट्री एजुकेशन, कॉटेज इंडस्ट्री एंड सोशल फील्ड्स, इनको बढ़ावा देना या इन पर देख रेख करना। यूटिलाइजिंग विलेज हाउसिंग प्रोजेक्ट फंड्स एंड लोन फॉर डेवलपमेंटल इनिशिएटिव, कि जो गांव में घर बनाने का जो प्रोजेक्ट का फंड आता है या फिर जो लोन मिलता है उसको डेवलपमेंट के कार्य में ही लगाना, या डेवलपमेंट के काम में ही लगाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे जिला परिषद। जिला परिषद क्या होता है? तो जिला परिषद थर्ड टियर ऑफ पंचायती राज सिस्टम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। थर्ड टियर में आता है पंचायती राज सिस्टम में, मतलब सबसे ऊपर लेवल का होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा होता है। इलेक्टेड बॉडी विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक सब पंचायत, ये एक इलेक्टेड बॉडी होती है, मतलब इसको हम चुनते हैं, जो चुना जाता है हमारे ब्लॉक पंचायत के ब्लॉक प्रमुख से। हर ब्लॉक का एक प्रमुख होता है, उन प्रमुखों में से एक चुना जाता है। इसमें हमारे स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के मेंबर्स भी आते हैं। ये एक लिंक की तरह काम करता है स्टेट गवर्नमेंट और विलेज लेवल की जो ग्राम पंचायत है उनके बीच में। एपेक्स पंचायत होता है, मतलब कि पंचायतों में जो सबसे ऊपर लेवल का हाईएस्ट पॉइंट पे होगा वो जिला परिषद होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा होता है पंचायती राज सिस्टम में। जो चेयरमैन होते हैं पंचायती राज पंचायत समिति के डिस्ट्रिक्ट में, वो हमारे एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी वो डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को हेड कौन कर रहा था? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। यूजली वो एक आईएएस होगा या फिर सीनियर स्टेट सर्विस ऑफिसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं फंक्शंस क्या हैं जिला परिषद के। पहला फंक्शन है कि एक फंक्शन एज एडवाइजरी बॉडी फॉर ब्लॉक, एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है। ब्लॉक्स में अगर कोई एडवाइजरी बॉडी का काम करती है तो वो जिला परिषद है। बजट्स और प्लान्स को ब्लॉक के लिए अप्रूव कराती है या अप्रूव करती है। एलोकेट फंड्स टू द ब्लॉक, ब्लॉक को फंड्स एलोकेट करती है। बियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करती है। एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन रूरल डेवलपमेंट मैटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट को एडवाइस जो देते हैं कि हमें रूरल डेवलपमेंट करना है डिस्ट्रिक्ट में, वो यही देते हैं। रिव्यू द रिजल्ट अचीव अंडर वेरियस आइटम्स अक्रॉस ऑल ब्लॉक, कि हर ब्लॉक से जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको रिव्यू भी यही करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो इसमें क्या है? पंचायती राज हैज हिस्टोरिकल रूट्स इन इंडियन विलेजेस विद एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। तो जो पंचायती राज है वो उसकी हिस्टोरिकल रूट्स है, मतलब बहुत ही इतिहास पुरानी जड़ें हैं जो इंडियन विलेजेस में होती हैं, मतलब जो गांव हैं उनमें होती है, जिसके पास एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर होती है। गांधी जी एडवोकेटेड फॉर पंचायती एम्पावरमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट। गांधी जी का ऐसा मानना था कि पंचायत जो है वो सशक्त होनी चाहिए, मतलब एम्पावरमेंट होनी चाहिए अगर रूरल को डेवलप करना है तो। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी प्रोविजन है पंचायत के लिए पार्ट 4 में आर्टिकल 40 पे, जो ये कहता है कि स्टेट की ऑर्गेनाइज कर सकती है विलेज पंचायत को। फिर हमारी बलवंत राय कम्युनिटी आती है जो रिकमेंड करती है कि जो पंचायती राज है उसका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। कम्युनिटी प्रपोज करती है 3 टियर सिस्टम को,
और डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए गांव के लेवल पे जो पंचायत होती है। राजस्थान हमारा पहला स्टेट था जिसने पंचायत राज को स्टैब्लिश किया था 1959 में। फिर उसके बाद आती है हमारी अशोक मेहता कमेटी 1977 से 78 के बीच में, जिन्होंने 2 टियर पंचायती सिस्टम रिकमेंड किया था, सोशल ऑडिट्स लाए थे, पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था और रेगुलर इलेक्शन करवाए थे और SC/ST का रिजर्वेशन रखा था। फिर आई हमारी GVK राव कमेटी 1985 में, जिन्होंने प्रपोज किया कि हमें पंचायती राज की मजबूती को नापना चाहिए। फिर हमारा है LM सिंघवी कमेटी 1986 में, जिन्होंने रिकमेंड किया कि पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस मिलना चाहिए। इसकी वजह से एक बिल पास हुआ पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ने के लिए, जो 1989 में इंट्रोड्यूस हुआ लेकिन पास नहीं हो पाया। फिर उसके बाद PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, एक सक्सेसफुल बना 1991 में, जो हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया था उसमें जोड़ा गया। ये अमेंडमेंट हमारा अप्रैल 24 1993 में आया, जिसने एक पंचायती राज का एक फ्रेमवर्क तैयार करके दे दिया। तो चलिए आगे देखते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय की मेहता कमेटी स्टैब्लिश हुई थी 1957 में। इनका फोकस था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये इनकी रिकमेंडेशन बहुत दूर तक गई कि जिससे कि रूरल रिकंस्ट्रक्शन हो सके, लेकिन इन्होंने क्रिटिसाइज किया क्योंकि लोकल का सपोर्ट नहीं मिला। लोकल जो लोग थे उन्होंने इनिशिएट नहीं किया इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। अब इस कमेटी की कुछ 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। पहले क्या थे कि जो इन्होंने 3 टियर का जो लोकल गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाया था उसको रिकमेंड कर रहे थे। दूसरा था कि जेन्युइनली ट्रांसफर ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जेन्युइनली ट्रांसफर होनी चाहिए। तीसरा था कि जो रिसोर्सेज हैं वो इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि हम उसको इफेक्टिव फंक्शन के लिए ट्रांसफर कर पाएँ। चौथा है कि जो वेलफेयर है या फिर डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, एक जगह से कंट्रोल हो उनका। लास्ट क्या कहता है कि जो 3 टियर का सिस्टम था उसने जो ऑनगोइंग डिवोल्यूशन चल रहा था पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का उसको फैसिलिटेट कर दिया। इन्होंने एक विजन देखा था कि जो 3 टियर सिस्टम है उसमें हमारे जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत आनी चाहिए, जिसकी वजह से पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर प्रमोट होगा और वीकर सेक्शंस का वेलफेयर बढ़ेगा और वुमेन्स का भी। इसकी वजह से इन्होंने 2 इंटरेस्टेड वुमेन्स को रिकमेंड किया स्पेसिफिक रोल के लिए। रिकमेंडेशन जो इफेक्टिव हुआ था इनका 1 अप्रैल 1958 में हुआ था। राजस्थान हमारा पहला स्टेट था जहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था इस चीज़ को 2 अक्टूबर 1959 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अशोक मेहता कमेटी। तो अशोक मेहता कमेटी क्या थी? ये दिसंबर 1977 में जनता गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था अशोक मेहता कमेटी को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। रिपोर्ट्स हमारी सबमिट हुई थी अगस्त 1978 में, जिसमें 132 रिकमेंडेशन लिखी थी। इनको बचाना था या मजबूत करना था, जिससे कि हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है वो डिक्लाइन ना हो। इसकी कुछ मेन रिकमेंडेशन थी। पहला था रिप्लेस करना हमें 3 टियर सिस्टम को 2 टियर सिस्टम के साथ, मतलब कि इसमें हमारा जिला परिषद होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहा होगा और उससे जो नीचे होगा वो मंडल पंचायत होगी गांव के लिए, जिसमें 15,000 से 20,000 की पॉपुलेशन होगी। दूसरा क्या था कि डिस्ट्रिक्ट वो पहला पॉइंट है जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा होगा, जहाँ पे पॉपुलर सुपरविजन स्टेट लेवल के अंडर आता है। मतलब अगर स्टेट लेवल के नीचे कोई आता है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है। डेजिग्नेट जिला परिषद एज द एग्जीक्यूटिव बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग। इन्होंने जिला परिषद को डेजिग्नेट कर दिया कि ये हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
इन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज थी हर लेवल पे उनका इलेक्शन करवाने के लिए पार्टिसिपेशन करवाया कि आप भी आओ और पार्टिसिपेट करो। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था should have compulsory powers of taxation to mobilize their own financial resources। अब जो पंचायती राज सिस्टम था उसके पास इतनी पावर थी कि वो टैक्स ले सके या टैक्स को इम्पोज कर सके जिससे कि अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को चला सके। अब क्या हुआ, जनता गवर्नमेंट में कोलैप्स आ गया। अब उनकी टर्म्स कंप्लीट होने से पहले ही कोलैप्स आ गया। तो अशोका मेहता कमेटी जो थी उन्होंने कुछ भी एक्शन लेने से मना कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जीवीके राव कमेटी। तो जीवीके राव कमेटी को अपॉइंट किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1985 में। इनका काम था कि जो भी एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स है जैसे कि रूरल डेवलपमेंट के लिए या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं उनको रिव्यू करना। इन्होंने कंक्लूड किया था कि जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहे हैं वो ब्यूरोक्रेटाइज हैं, मतलब कि जबरदस्ती उन थोप दिया गया है या अप्लाई कर दिया गया है जो कि पंचायती राज से बहुत ही दूर है। ब्यूरोक्रेटाइजेशन वीकेंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसकी वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारा कमजोर हो गया था। इसलिए कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन लाई कि हमें पंचायती राज सिस्टम को कैसे मजबूत बनाना है और दोबारा से उसको कैसे रिविटलाइज करना है। तो जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी वो पिवोटल थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, वो जिम्मेदार थी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल पे थी उनका की रोल था प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में और मॉनिटर करने में जो भी रूरल के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। ये ट्रांसफर कर रही थी कुछ प्लानिंग फंक्शंस को स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग यूनिट्स, जिससे कि एक इफेक्टिव डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बन सके। इन्होंने पोस्ट क्रिएट करी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की, जो एक्ट करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह। जिला परिषद का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जो सभी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओवरसी का मतलब है देख रेख कर रहा होगा। एडवोकेट रेगुलर इलेक्शन फ्रॉम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। आज तक कमेटी ने एक लीडिंग रोल असाइन किया था पंचायती राज को लोकल प्लानिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए, जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइज्ड फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एल.एम. सिंघवी कमेटी। तो जो एल.एम. सिंघवी कमेटी थी वो उन कमेटी में से थी जो पंचायती राज से रिलेट कर रही थी। एल.एम. सिंघवी कमेटी एक कमेटी थी जो रिवाइटलाइजेशन पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के काम कर रही थी। रिवाइटलाइजेशन का मतलब है कि किसी चीज को नए तरीके से शुरू करना। फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के लिए वो काम कर रहे थे। 1986 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने कमेटी को अपॉइंट किया था चेयरमैनशिप के साथ, जो एल.एम. सिंघवी चेयरमैन थे उनके अंडर में इन्होंने कमेटी अपॉइंट करी थी। इसकी कुछ रिकमेंडेशन थी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली ऑर्गेनाइज होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, प्रिजर्व होना चाहिए। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सजेस्ट किए थे जिससे कि रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शंस पंचायती राज में होने चाहिए। इन्होंने न्याय पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट या फिर शुरुआत कर दी थी फॉर ए क्लस्टर ऑफ विलेजेस, मतलब कई विलेज को मिला के उनके लिए एक न्याय पंचायत बना दी थी। इन्होंने एडवोकेट किया था कि विलेजेस का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिससे कि ग्राम पंचायत की विएबिलिटी बढ़ा जा सके। इन्होंने एम्फसाइज किया था कि जो ग्राम सभा है वो एम्बॉडीमेंट है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक जीता जागता नमूना है। इन्होंने एडवोकेट किया था कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो बढ़ाई जानी चाहिए विलेज पंचायत में। इन्होंने प्रपोज किया था कि जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स का एस्टेब्लिशमेंट हो हर स्टेट में, जिससे कि जो कंट्रोवर्सीज हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेके वो कम होए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था, उसने पार्ट 9 को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया था। इसने इंट्रोड्यूस किया था 9 शेड्यूल्स, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स थे जो पंचायत के लिए बनाए गए थे। एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बनाया गया जिससे कि स्टैब्लिशमेंट हो पाए, एम्पावरमेंट हो पाए और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का फंक्शनिंग हो पाए। कुछ प्रोविजंस जो स्टेट पे बाइंड कर रहे थे, बाकी जो बचे हुए थे वो जो रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर है वो उनको डिसाइड करना था। अब कुछ फीचर्स जो है इस अमेंडमेंट में आए। पहला था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, कि ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। 3 टीयर पंचायती राज स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल पे काम कर रहा था। डायरेक्ट इलेक्शन हुए ऑलमोस्ट सभी पोस्ट, सभी लेवल पे। मिनिमम एज जो रखी गई जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाए वो 21 ईयर रखी गई। जो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे चेयरमैन की पोस्ट के लिए और डिस्ट्रिक्ट पे और ब्लॉक लेवल पे, वो हो गए। सीट्स का रिजर्वेशन हुआ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, और 1/3 सीट्स वुमेन्स को मिली पंचायत में। स्टेट इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ हर स्टेट में, जिससे कि इलेक्शन हो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंडर। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का टेन्योर रखा गया वो 5 साल रखा गया, और अगर वो पहले ही डिसॉल्व हो जाते हैं, पहले ही खत्म हो जाती है, तो 6 महीने के बाद फ्रेश इलेक्शन दोबारा होंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जो हर स्टेट में बनाया गया, जो हर 5 साल के लिए रखा गया। अब वो कुछ प्रोविजंस हैं जो हमारे स्टेट्स को बाइंड नहीं करते लेकिन ओनली गाइडलाइंस फॉलो करवाते हैं। तो इसमें था हमें रिप्रेजेंटेशन देनी थी हर मेंबर्स को जो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर पे काम कर रहा है पंचायती राज बॉडीज में। रिजर्वेशन प्रोवाइड करना था बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फाइनेंशियल पावर ग्रांट करवानी थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो हमारे टैक्स से रिलेटेड हो या फिर जो लेवी फीस जो लगती है, उस एफर्ट्स के साथ जो ऑटोनोमस बॉडीज लगा रही है। अब आगे देखते हैं हम इशू फेस्ड बाय पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। कौन कौन से इशू फेस करने पड़े। पहला था पंचायत जो थी वो टैक्स को इकट्ठा नहीं कर पा रही थी, जो हैवीली डिपेंड थी स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग पे। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन था वो भी एक्सेप्ट नहीं था, जो इफेक्टिव सपोर्ट्स को इफेक्ट कर रहा था। कोई स्टेट और यूटी ने ट्रांसफर नहीं करती सभी 29 फंक्शंस को पीआरआई को, जो इंडिकेट करता था कि ये हमारी स्टेट का एक्सटेंशन है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर थे जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स हो गए, वो भी हमारे नॉन फंक्शनल थे या फिर वो पीआरआई को नेग्लेक्ट करते थे। लिमिटेड एफर्ट्स लगाए गए, जो पीआरआई के इलेक्टेड मेंबर्स थे या रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने लिमिटेड एफर्ट लगाया कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन के साथ। डिस्पाइट लेजिस्लेटिव एफर्ट्स के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी से भी इन्फ्लुएंस हो गया कुछ ही, और पॉलिटिकल पार्टीज भी एग्जिस्ट करती थी पंचायत में। तो चलिए आगे देख लेते हैं पीपल पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज, कि पीपल का क्या पार्टिसिपेशन था पंचायती राज के लिए। तो पीपल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी था लोकल डेवलपमेंट करने के लिए। अगर पंचायत में लोकली डेवलप करना है तो पीपल का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब जो पीआरआई है उसको अगर हमें मजबूत बनाना है तो पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। तो कुछ सरकमस्टांस है जो पीपल पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं पीआरआई में। तो उसमें से पहला है हमारा स्ट्रेंथनिंग ग्राम सभा, कि हमें ग्राम सभा को मजबूत बनाना है। तो यूनिक फोरम्स लाए गए जिससे कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर पाए जो भी एडल्ट विलेजर्स हैं, कि वो सजेस्ट करें और डिसाइड करें कि कौन सा एक्शंस उनके गांव में लेना चाहिए। इसने कॉन्ट्रास्ट किया अदर फॉर्म्स के साथ, यहाँ पे इलेक्टेड लीडर्स से उनको सब्स्टिट्यूट के लिए यूज किया गया। स्ट्रॉन्ग ग्राम सभा अगर बनानी है तो हमें बिल्डिंग बनानी पड़ेगी जो कम्युनिटी कैपेसिटी को हैंडल कर पाए, जिससे कि हमारी अथॉरिटी रेगुलेट हो पाए। बिना अकाउंटेबिलिटी के, कम्युनिटी में अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो ग्राम पंचायत हमारी सरपंच पंचायत बन जाएगी। ग्राम सभा हमारा एक मैकेनिज्म है जो ग्राम पंचायत की अकाउंटेबल को बचा के रखता है। दूसरा है डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑन वुमेन्स एंड दलित्स,
इसमें क्या आता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अगर हम पंचायत में दे दें, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी हो जाएगी वुमेन्स के लिए और दलित्स के लिए जो डेवलपमेंट प्रोसेस में काम करना चाहते हैं। मैनी फेस चैलेंजेस ड्यू टू इलिटरेसी, कई चैलेंजेस फेस करते हैं इलिटरेसी की वजह से कि वो अनपढ़ होते हैं, सोशल टैबूज की वजह से, पैट्रियार्चल वैल्यूज की वजह से जो एक्टिव पार्टिसिपेशन को हिंडर करता है, ढक के रखता है एक तरह से या पीछे रखता है। स्पेशल प्रोग्राम्स की जरूरत थी अवेयरनेस के लिए, एटीट्यूडनल चेंज और स्किल डेवलपमेंट के लिए वुमेन्स और दलित में। इंटीग्रल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वुमेन्स और दलित्स का, बिगिनिंग से लेके एंड तक कोई भी प्रोसेस क्रूशियल होता है। Inadequate information about role and responsibility inhibits effective functioning of women's पंचायत लीडर्स। अब जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी वो भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन थी कि रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी, जिसकी वजह से इफेक्टिव पार्टिसिपेशन वुमेन पंचायत लीडर्स में कम हो पाया। Improved information dissemination, support and encouragement from community and NGO essential for building up women and SC/ST leadership। जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम था और सपोर्ट था या इंकरेजमेंट था कम्युनिटी की तरफ से और एनजीओ की तरफ से, वो बहुत ही ज़रूरी था अगर हमें वुमेन और SC/ST की लीडरशिप को बढ़ाना था। तो आगे देखते हैं, इनेबलिंग पंचायत टू कंट्रोल देयर रिसोर्सेज, पंचायत पे इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल कर पाए। इफेक्टिव वर्क बाय ग्राम पंचायत इनहेंस पीपल पार्टिसिपेशन इन ग्राम सभा, कि अगर एक इफेक्टिव काम कर दें हम ग्राम पंचायत के द्वारा अगर होता है तो पीपल के पार्टिसिपेशन को बढ़ा देता है ग्राम सभा में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ला दें जो फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत बनाए पीआरआई को हम एम्पावर्ड करें जिससे कि हम लेवी और टैक्स को हम कलेक्ट कर पाए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो फंड देती है उसमें हम टाई कर लें, यहाँ इतना फंड हमें चाहिए। पंचायत पे अपना खुद का कंट्रोल होना चाहिए कि वो रिसोर्स को कैसे कंट्रोल करे। एक्चुअल कंट्रोल जो होता है वो फिजिकल और नेचुरल रिसोर्सेज पे होता है, जो पंचायत पे होना चाहिए कि वो अपने सब्सटेंशियल रेवेन्यूज को मोबिलाइज कर पाए, चला पाए। डी है इस्टेब्लिशिंग लिंकेज बिटवीन कम्युनिटी ग्रुप्स एंड पीआरआईज, कि हमें लिंक्स बनाने चाहिए कम्युनिटी ग्रुप्स और पीआरआई के बीच में। तो बिसाइड स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक जीपी और जीएस, न्यूमरस कम्युनिटी ग्रुप्स एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी विलेज। जीपी और जीएस के अलावा भी कई कम्युनिटी ग्रुप्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं सभी गांवों में। ग्राम सभा should be made aware, active and strong for effective collaboration with community organization and PRI। जो ग्राम सभा है वो हमारी अवेयर होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर हमें इफेक्टिव कोलैबोरेशन करना है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और पीआरआई के साथ। कम्युनिटी ग्रुप का एक स्ट्रॉन्ग क्लोज इंटरेक्शन होना चाहिए स्पेशलाइज स्टैंडिंग कम्युनिटी के साथ, जो ग्राम पंचायत की कम्युनिटी है उनके साथ। प्रोजेक्ट बेस्ड कम्युनिटी है वो भी मजबूत होनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा इफेक्टिव हो, ऑटोनोमस हो और पार्टिसिपेटरी हो, पार्टिसिपेट करने वाली हो इस रिगार्ड में। चलिए आगे देख लेते हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिससे कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके। तो पहला है ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन्स ऑफ एक्टिव पीपल पार्टिसिपेशन, कि हम ग्रास रूट लेवल पे ही डेमोक्रेसी को अप्लाई कर दें या फिर लागू कर दें जिससे कि जो पीपल का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाए। दूसरा है कि पीआरआई के पास शुड हैव encompassing responsibility and authority over local matters being accountable to voters, कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी है लोकल मैटर्स पे उस पर ध्यान देना चाहिए। अब अकाउंटेबल होती है वोटर्स के लिए, जो ग्राम सभा के वोटर्स हैं उनके लिए अकाउंटेबल होती है। एक्टिव और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए वुमेन्स और दलित का, जो कि बहुत ज़रूरी है लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए। कोलैबोरेशन होना चाहिए स्टेट और अदर प्रोजेक्ट कमिटीज़ का पीआरआई के साथ, जो स्पेस प्रोवाइड करे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा करंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पीआरआई इन इंडिया, की फाइनेंशियल पोजीशन करंटली पीआरआई का कहाँ एग्जिस्ट करता है।
तो पीआरआई का एक पुअर फेशियल बेस है कि पीआरआई का एक बेसिक बहुत ही नीचे है या फिर बहुत ही गरीब है मान सकते हैं, और जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी है वो भी लिमिटेड है। तो प्रोवाइडिंग पीआरआई विथ रेवेन्यू रेजिंग पावर इज क्रूशियल टू रिड्यूस एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर हम पीआरआई को प्रोवाइड कर दें कि वो अपना रेवेन्यू बढ़ा सके, ऐसी पावर मिल जाए, तो जो भी फालतू की डिपेंडेंसी है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की वो कम हो जाएगी। जब तक कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं मिल जाती, स्टेट बजट्स को स्पेसिफाई करना चाहिए कि इतना अमाउंट हम डिस्ट्रिक्ट सेक्टर्स को देंगे जो डिस्ट्रिक्ट में प्लान्स हो रहे हैं पंचायती राज के अंदर। उन्हें सजेस्ट करना चाहिए कि वो सिर्फ 30 से 40% जो स्टेट प्लान है लोकल बॉडीज पे ही डिवॉल्व कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। जो फाइनेंस का पार्ट है वो हमारा अनटाइड फंड होता है जो फ्लेक्सिबली यूज कर सकते हैं पंचायत की नीड के अकॉर्डिंग। एसेंशियल ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर पीआरआई फंक्शनरीज, कि एसेंशियल ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हमें चलाने चाहिए पीआरआई फंक्शनरीज बनाने के लिए। डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो ट्रांसफर है या फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, वो भी हमारा कंपनी होना चाहिए, मतलब एक जगह पे होना चाहिए जिससे कि पीआरआई को मजबूत बनाया जा सके थ्रू द ट्रांसफर ऑफ डिपार्टमेंटल फंक्शनरीज। जो डिपार्टमेंटल फंक्शनरीज हैं उनको ट्रांसफर करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे नीड ऑफ फाइनेंस कमीशन की नीड्स क्या है। पहला कि कंसर्न्स अबाउट एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन लाइन विद एलोटेड फंक्शन, कि एक कंसर्न है कि जो रिसोर्स की एडिक्वेसी है, मतलब कि रिसोर्स हमारे पास इतना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कि एक लाइन में अगर लगा दे तो काम कर जाएगा एलोटेड फंक्शंस के साथ। जो कमिटीज़ हैं और कमीशंस हैं वो हमारे पीआरआईज में लैक करते हैं कि उन पे फाइनेंस की कमी पड़ जाती है अगर उनको असाइन फंक्शन दे दिया जाए असाइन फंक्शंस के लिए। पीआरआई लैक फ्रीडम, पीआरआई में फ्रीडम्स की कमी है कि वो टैप और यूटिलाइज कर पाए रिसोर्सेज को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनके पास जो फंड्स है वो इनसफिशिएंट है, अपने खर्चे वो संभाल नहीं पाते। स्कोप एग्जिस्ट फॉर इंक्रीजिंग द क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद पीआरआई, स्कोप भी हमारा एग्जिस्ट करता है। अगर हम फाइनेंशियल रिसोर्स को बढ़ा दें पीआरआई के लिए तो स्कोप हमें दिखता है। फाइनेंस कमीशन जो है उन्होंने अपॉइंट किया है कि वो फाइनेंशियल पोजीशन को पीआरआई की इम्प्रूव करना चाहती है। अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला है कि कलेक्ट डेटा ऑन द फिनेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कि हमें फाइनेंस का डेटा कलेक्ट करना है जो भी इनकम आ रही है या फिर एक्सपेंडिचर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। दूसरा है स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एलोकेटेड टू पीआरआई एट डिफरेंट लेवल्स अलोंग विद देयर परफॉर्मेंस, कि हमें उनके स्ट्रक्चर को और फंक्शंस को स्टडी करना है जो पीआरआई को एलोकेट किया जाता है डिफरेंट लेवल्स पे और उनके परफॉर्मेंस के साथ। एनालाइज द रिसोर्स सिचुएशन कंसर्निंग द फंक्शन असाइन टू पीआरआई, हमें उस रिसोर्स को एनालाइज करना है जो उस फंक्शन के कंसर्न के अकॉर्डिंग काम कर रही है पीआरआई में। To analyze the implication of the existing situation of PRI in relation to the 73rd Amendment, हमें एनालाइज करना है कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वो इम्प्लीकेट कर पाएगी पीआरआई को नहीं, अगर उसको हम 73 अमेंडमेंट के रिलेशन में रखें तो। चलिए तो आगे देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूरल फाइनेंस इन इंडिया। रूरल फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में। तो रूरल फाइनेंस की मार्केट कंप्राइज करती है पहला ऑर्गेनाइज और फॉर्मल सेगमेंट, तो इसमें सारा ऑर्गेनाइज फंक्शन होंगे। तो जो फॉर्मल सेगमेंट कंसिस्ट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड जिसको बोलते हैं, फिर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सेट्रा। आरबीआई हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है इन पॉलिसीज के लिए और अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है नाबार्ड और आईडीबीआई को एग्रीकल्चरल और रूरल इंडस्ट्री रिस्पेक्टिवली। तो आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है
ओवरऑल मॉनिटरी के लिए जो पॉलिसीज और अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है नाबार्ड को और आईडीबीआई को एग्रीकल्चर और रूरल इंडस्ट्री के लिए। थर्ड है, दिस इंस्टीट्यूशन इज नॉन प्रोवाइड रेफरेंस टू कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग आरआरबी एंड एससीबी एंड स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो ये इंस्टीट्यूशन जो होता है ये रीफाइनेंस करके प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स में, जिसमें हमारे आरआरबी आते हैं, एससीबी आते हैं और स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक आते हैं। रीफाइनेंस जो आता है नाबार्ड से वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रूरल एंटरप्रेन्योर्स को 2 या 3 टीयर्स कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के साथ लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में उधारी पे। इन केस ऑफ कमर्शियल बैंक्स और आरआरबी दे रीफाइनेंस डायरेक्टली टू द यूजर। अब यहाँ पे कमर्शियल बैंक और आरआरबी की बात करें तो वो डायरेक्टली यूजर से रीफाइनेंस करवा लेते हैं, एक्सेप्ट एलडीबी एंड पीएसी। एलडीबी और पीएसी को छोड़ के जितनी भी फाइनेंसिंग एजेंसी थी वो अपना डिपॉजिट कलेक्ट करती थी रूरल हाउस होल्ड से। पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक्स ये एक्टिव थे हमारे रूरल एरियाज में। आगे देख लेते हैं अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेगमेंट क्या था। इसमें थे पहले रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, कि हमने मान लो अपने दोस्त या रिश्तेदारी से पैसे उधारी पे ले लिए और उनको एक इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया। दूसरा है मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स एक मेन इनफॉर्मल सोर्स है उधारी देने का जो रूरल हाउस होल्ड में आजकल चलता है। रूरल एरियाज में क्या होता था, पीपल के पास बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सेस नहीं होता था, तो वो इनसे उधार लेते थे। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। ट्रेडर और कमीशन एजेंट्स जो गांव में होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं फार्मर्स के साथ। उनकी जो ज़्यादातर फाइनेंसिंग होती है वो नेचर पे होती है कि एडवांस पेमेंट करना है प्रोडक्ट के परचेज पे। आगे देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ रूरल फाइनेंस। ये कौन कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो रूरल फाइनेंस की फील्ड में काम कर रही है। पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये हमारा सेंट्रल बैंक है और रेगुलेटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। ये हमारा एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब टॉप पे है रेगुलेटरी बॉडी में, जो रीजनल रूरल बैंक्स को रेगुलेट करता है और एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स को, और जो टॉप के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्ड इज रीजनल रूरल बैंक, तो ये गवर्नमेंट ऑन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो रीजनल लेवल पे हमारे ऑपरेट कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट में, इंडिया में। चौथा है लैंड डेवलपमेंट बैंक, तो ये स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं जिनका मेन फोकस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर होता है और लैंड करप्शन को कैसे बचा के रखना है उस पर होता है। आगे देख लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक, तो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम इंश्योर करता है क्रेडिट का फ्लो एग्रीकल्चर सेक्टर से 3 टीयर स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहिए, पीएसीसी, सीसीबी और एससीबी। छठा है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो इंडियन स्टैट्यूटरी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा इंडियन स्टैट्यूटरी इंश्योरेंस है और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, किसके ओनरशिप में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। तो इसकी भी इम्पोर्टेंस थी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के लिए रूरल इकोनॉमी में, जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था। आरबीआई ने एक कमेटी फॉर्म करी थी मार्च 1979 में, जिसके चेयर किए थे, मतलब जो मेन पर्सन थे, श्री बी शिवरमन थे। कमेटी ने एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करी थी 28 नवंबर 1979 को, जिसमें एम्फसाइज किया गया था कि हमें नई ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी रूरल क्रेडिट इशू को सॉल्व करने के लिए। कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हमें एक यूनिक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर्म करना चाहिए। तो नाबार्ड का फॉर्मेशन जो अप्रूव किया गया था वो पार्लियामेंट के द्वारा किया गया था थ्रू एक्ट 61 ऑफ 1981। नाबार्ड जो था हमारा डेडिकेटेड था नेशनल सर्विस के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 5 नवंबर 1982 को
स्टार्ट हुआ था। नाबार्ड का एम था कि जो अनडिवाइडेड अटेंशन है वो प्रोवाइड करना फोर्सफुल डायरेक्शन में और फोकस करना क्रेडिट पे रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसका विजन क्या था कि हमें बैंक को डेवलप करना है नेशन में, जिससे कि रूरल की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया जा सके। मिशन क्या था कि हमें सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है और रूरल डेवलपमेंट को पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली इंटरवेंशन प्रोवाइड करने हैं। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, जिससे कि वो प्रॉस्पेरिटी को सिक्योर कर पाए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। तो इन मिड 1970s की बात है, ये रियलाइज़ करा गया कि हमें बहुत ही सिस्टमैटिक और कंसंट्रेटेड एफर्ट की बहुत ज़रूरत है अगर हमें इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट्स के फ्लो को मजबूत बनाना है तो। ठीक है, जो वर्किंग ग्रुप था वो हमारा श्री एम नारासिम्हम के अंडर में काम कर रहा था, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि एक नई इंस्टीट्यूशन चाहिए जो रूरल के क्रेडिट को सप्लीमेंट कर पाए। तो इनकी रिकमेंडेशन की वजह से रीजनल रूरल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। आरआरबी हमारा सक्सेसफुल हुआ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने में रिमोट और अनबैंक्ड एरिया में। आरआरबी का फंक्शन था कमर्शियल बैंक के तौर पे ग्रांट करता था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स और सेविंग्स को मोबिलाइज करता था। लोन सैंक्शन करता था एग्रीकल्चर के लिए, एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए, रिटेल ट्रेड के लिए और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए रूरल सेक्टर्स में। स्पेसिफिकली टारगेट करता था स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स या लैंडलेस लेबर्स, रूरल आर्टिसंस हो गए, जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस को इन्हें एक्सटेंड किया था लोकल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के साथ, जिससे कि उनके फाइनेंशियल बेस को मजबूत बनाया जा सके। अब ऑब्जेक्टिव क्या था रीजनल रूरल बैंक्स का कि बैंकिंग सर्विसेज को हमें एक्सटेंड करना था रूरल मास में, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी की कमी थी। दूसरा है कि हमें एक अफोर्डेबल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करना था वीकर सेक्शन को सोसाइटी की। तीसरा था कि रूरल सेविंग्स को हमें मोबिलाइज करना था और उन्हें डायरेक्ट करना था कि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर पाएँ। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी थी रूरल एरिया में। और लास्ट था हमारा कि ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करना था जो रूरल क्रेडिट को लेने में आता था। तो चलिए आगे देखते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएटेड विथ रूरल डेवलपमेंट। तो कौन कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी? तो इसमें पहला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आर एसोसिएटेड विथ रूरल डेवलपमेंट। तो मेन दो थी हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये हमारी रूरल डेवलपमेंट से एसोसिएट थी। जो इंडिविजुअल हो या कम्युनिटी हो गांव की, वो पीआरआई के साथ इंटरेक्ट करते थे 3 लेवल पे। पहला था ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे थी, फिर पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे थी, फिर जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी। तीसरा है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट कौन से थे? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के 2 डिपार्टमेंट्स थे। इसमें पहला था हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो जो इसमें क्या था, जो डिपार्टमेंट था ये 3 नेशनल लेवल स्कीम्स को चला रहा था। पहली है इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो रूरल रोड डेवलपमेंट के लिए थी। फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर रूरल हाउसिंग के लिए थी। प्रधानमंत्री आवास योजना जो रूरल हाउसिंग के लिए थी। ये हैंडल कर रहा था डिस्ट्रिक्ट के रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के एडमिनिस्ट्रेशन को और इसके 3 ऑर्गेनाइजेशन थे। पहला था काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी। और दूसरा आता है इसमें हमारा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स। तो जो डिपार्टमेंट था लैंड रिसोर्सेज का, वो भी 3 नेशनल लेवल पे प्रोग्राम चला रहा था। पहला था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट बोलते थे इसको हम। दूसरा था डिजिटल इंडिया
लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और तीसरा नीलांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट। तो चलिए आगे देखते हैं नीड फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या थी। तो इसमें क्या था, रूरल डेवलपमेंट एक हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जिसमें हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को अडेप्ट करना था साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजीज़ के साथ। तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत थी लोगों की, कि वो डिसीजन मेकिंग में एक्टिव पार्टिसिपेट कर पाएँ जिससे कि इफेक्टिव मॉडर्नाइजेशन और चेंजेस लाए जा सके। पीपल को ऑर्गेनाइज रहना था और एम्पावर्ड रहना था कि वो एक्टिव रोल प्ले कर पाएँ डेवलपमेंट प्रोसेस में। गवर्नमेंट के सर्वेंट थे, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे इस रोल के लिए, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया गया कि वो एक फोर्स की तरह आई जिन्होंने पीपल्स की नीड और ग्रीवेंसेस, जो पीपल की नीड्स और ग्रीवेंसेस थी, ग्रीवेंसेस मतलब कि जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें थी उसको पूरा किया। गवर्नमेंट की पॉलिसी आई जिसने एनजीओ को एनकरेज किया कि वो पार्टिसिपेट करे रूरल डेवलपमेंट टास्क में। तो चलिए आगे देखते हैं कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या थी, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारी नॉन प्रॉफिट ग्रुप था जो लोकल लेवल पे काम करता था जिससे कि जो रेसिडेंट्स हैं, जो लोकल लोग हैं, उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। इनका फोकस था इक्वलिटी को बिल्ड करना सोसाइटी के अंदर सभी स्ट्रीम के लोगों में। सीबीओ था जो बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि इसमें जो मेंबर्स थे वो लोकल मेंबर्स थे जिनका एक्सपीरियंस था कि उनके जो पड़ोसी हैं उनकी ज़रूरत को कैसे पूरा किया जा सके। बिसाइडली ये जोग्राफिकली कनेक्ट रहते थे, जो ओनली लिंक था इनके स्टाफ मेंबर और इनके इंटरेस्ट का कि डिज़ायर और विलिंगनेस टू हेल्प, कि मतलब इनकी इच्छा रहती थी कि दूसरों की मदद करना। यही एक लिंक था इनके स्टाफ मेंबर और इनके इंटरेस्ट के बारे में। तो इन सीबीओ में जो ऑक्यूपेशनल स्किल सेट्स थे और एक्सपीरियंस थे वो बहुत ही डाइवर्स थे क्योंकि सबके अलग अलग डिज़ायर थे, सबकी अलग अलग चाहत थी। जो सीबीओ वर्क करवाता था, कंडक्ट करवाता था, वो जनरली कई सर्विसेज में आता है जो ह्यूमन रिसोर्स की सर्विसेज होती हैं, जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट कंजर्वेशन हो गया, रिस्टोरेशन हो गया, अर्बन इन्वायरमेंटल सेफ्टी और रिवाइटलाइजेशन हो गया। अब उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग, फूड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन, कम्युनिटी सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिस्पॉन्स, मेडिकल रिलीफ फंड्स। तो ये सब कुछ उसके एग्जांपल्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है लोगों का जो साथ में मिलकर काम करते हैं जिससे कि उनकी लिविंग कंडीशन इंप्रूव हो सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ गवर्न होता है। पीयर कंट्रोल ग्रुप होता है, मतलब एक छोटा सा ग्रुप होगा जिसमें आपस में सबका कंट्रोल होगा, जिसमें सभी सिमिलर तरीके के सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग रह रहे होंगे और सबका एक गोल होगा। विलेजेस में कई तरह की प्रॉब्लम एनकाउंटर करती हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, इलिटरेसी हो गया, लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट हो गए, रिक्वायरिंग कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर सॉल्यूशंस। तो एसएचजी था एक व्हीकल्स की तरह था जो चेंजेस लाना चाहता था, जो सेल्फ हेल्प को इम्फोसाइज कर रहा था, प्रमोट कर रहा था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर पाए और पॉवर्टी को घटा पाए। फंक्शन क्या है एसएचजी का, कि इनकम जनरेट करनी है पुअर के लिए। दूसरा है कि जो पुअर है उसको बैंक का एक्सेस कैसे दिलवाना है, फाइनेंशियली उसको फ्री कैसे करना है। एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए ग्राम पंचायत में, सोशल अपलिफ्टमेंट कैसे हो जो मार्जिनल सेक्शन है, वुमेन का कैसे अपलिफ्टमेंट हो। तो ये सब कुछ उनके फंक्शंस थे। अब आगे बढ़ते हैं नेसेसरी फॉर एसएचजी इन रूरल डेवलपमेंट। एसएचजी की क्या जरूरत थी। तो पहला था लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट इज अ मेजर कॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी। तो गांव में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि उनको क्रेडिट का बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होता है। तो एसएचजी क्या करेगा, उनको क्रेडिट का एक्सेस देगा जो भी लोग गरीब हैं। एसएचजी वुमेन्स को एम्पावर मजबूत बनाएगा, सशक्त बनाएगा, पर्टिकुलरली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिनका इकोनॉमिक कंडीशन ही कमज़ोर है उनकी सोशल कैपिटल्स को बिल्ड करवाएंगे और उन्हें मजबूत बनवाएंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाएंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके, जिससे कि इलिटरेसी इंप्रूव हो, हेल्थ केयर इंप्रूव हो,
फैमिली प्लानिंग जो कम्युनिटीज़ करती है वो हमारी इम्प्रूव हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स फॉर एसएचजी। बेनिफिट्स क्या हैं एसएचजी के? तो पहला है सोशल इंटीग्रिटी। तो एसएचजी कई तरह के एफर्ट्स लगाती है, जैसे कि डाउरी सिस्टम या अल्कोहलिज्म पे हो गया तो उनको सॉल्व करने में मदद करवाती है। दूसरा जेंडर इक्विटी, एसएचजी वुमेन्स को सशक्त बनाती है, उनकी लीडरशिप स्किल्स को नर्चर करती है, सुधारती है और एक्टिव पार्टिसिपेशन इंकरेज करती है कि वो एक्टिव पार्टिसिपेट गवर्नमेंट्स में कर पाए। थर्ड है प्रेशर ग्रुप। एसएचजी हमारा गवर्नेंस में इंगेज करती है, हाईलाइट करती है इश्यूज को, जैसे डावरी हो गया, ओपन डिफेकेशन हो गया और पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कैसे करना है, इन सबको हाईलाइट करती है। चौथा है वॉइस फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। एसएचजी इंश्योर करती है सोशल जस्टिस को, जो वीकर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के हैं उनको न्याय मिल सके, उनके लिए आवाज़ उठाती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, एसएचजी का बैंक लिंकेज प्रोग्राम भी है जो आसानी से क्रेडिट एक्सेस करवा देता है और डिपेंडेंसी को कम करवाता है जो ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स पे होता था। छठा है ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट। एसएचजी हमारा माइक्रो एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करता है, जो एग्रीकल्चर के डिपेंडेंसी को घटाता है। वेंचर्स के साथ जैसे टेलरिंग हो गया है, ग्रोसरी शॉप्स हो गई, तो ये छोटे छोटे एंटरप्राइजेस है जो वो सपोर्ट करता है। सातवां है चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न। एसएचजी इनेबल करता है हाउस होल्ड को कि वो ज़्यादा फंड्स को अपनी एजुकेशन, फूड और हेल्थ में लगा पाएँ। आठवां है बैंकिंग लिटरेसी। एसएचजी जो है वो मेंबर्स को मोटिवेट करता है कि वो सेव करें और एक्ट करें कि वो फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज को रीच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीकनेस ऑफ एसएचजी। एसएचजी की वीकनेस क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की वीकनेस क्या है? पहला है डाइवर्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड इम्पैक्ट एसएचजी मेंबर सिलेक्शन, कि जो अब इसके एसएचजी के मेंबर्स होते हैं वो सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है इनके मेंबर सिलेक्शन में। दूसरा है प्रिमिटिव स्किल हिंडर्स इनकम ग्रोथ एंड वैल्यू एडिशन सिग्निफिकेंटली। अब स्किल्स जो होगी अगर वो इनकम ग्रोथ को बढ़ा रही है तो वैल्यू एडिशन भी बढ़ जाएगा। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड पर्सनल लिमिट्स स्किल अपग्रेडेशन फॉर ग्रुप मेंबर्स। अगर स्किल पर्सनल की शॉर्टेज है तो स्किल अपग्रेड नहीं हो पाएगी, वो एक ग्रुप मेंबर्स के लिए लिमिट सेट हो जाएगी। पुअर अकाउंटिंग प्रैक्टिस लीड टू फंड मिसमैनेजमेंट इशू। अगर अकाउंटिंग प्रैक्टिस इनकी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से फंड मैनेज नहीं कर पाएंगे, उसमें इशू आएगा। लिमिटेड रिसोर्स एंड मीन्स अफेक्ट एसएचजी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज। अगर इन पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसका मतलब है कि इनकी जो मार्केटिंग कैपेबिलिटीज हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। हैवी डिपेंड करते हैं एनजीओ पे और गवर्नमेंट ने इनकी परेशानी और बढ़ा दी है। विड्रॉल ऑफ सपोर्ट ऑफ्टन रिजल्ट इन एसएचजी कोलैप्स रिस्क। अगर सपोर्ट से सब विड्रॉल ले लेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, इसकी वजह से एसएचजी हमारा कोलैप्स हो सकता है। आगे पढ़ते हैं मेजर्स टू मेक एसएचजी को मोर इफेक्टिव। एसएचजी को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए? पहला है गवर्नमेंट को फैसिलिटेटर बना दो, प्रमोटर बना दो एसएचजी के डेवलपमेंट के लिए। दूसरा है कि जो एसएचजी के मूवमेंट्स हैं उनको एक्सपेंड करो उन एरियाज में जहाँ पे क्रेडिट की डेफिशिएंसी हो। तीसरा है कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को रैपिडली एक्सपेंड करो आईटी और कैपेसिटी बिल्डिंग की मदद से। चौथा है एक्सटेंशन जो एसएचजी का होगा अर्बन एरियाज में, वो अर्बन पुअर्स पे फोकस करना चाहिए। फिर है जो एसएचजी की मॉनिटरिंग सेल्स है वो हर स्टेट में इस्टेब्लिश होनी चाहिए, कि मॉनिटर भी तो करना चाहिए कोई। कंटिन्यूस इनोवेशन होना चाहिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे बैंक और नाबार्ड के द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स में पूछे गए हैं और ये 10 मार्क्स में पूछे गए हैं, तो एक बार आप देख लेना इनको। यहाँ भी हैं थोड़े 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन। चलिए थैंक यू सो मच आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू।